सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देख पाते हैं अपनी फीमेल लीड चेंग याओ को, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड टिंग टिंग के साथ मौजूद थी। यहाँ पर दोनों के दोनों लॉयर थे और साथ ही साथ जो है अपने बॉस के साथ एक क्लाइंट को देखने के लिए गए थे। लेकिन जो यहाँ पर क्लाइंट था ना, वो कुछ ज्यादा ही गंदा टाइप का पर्सन था, क्योंकि वो चेंग याओ को जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए कह रहा था, उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ रहा था और ऊपर से बॉस उस क्लाइंट को रोकता तक नहीं है, क्योंकि उस बॉस को सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट से मतलब था। उसे एम्प्लॉय से लेना देना कुछ था ही नहीं। उल्टा वो बॉस चेंग याओ पे चिल्लाने लगता है कि तुम कैसी हरकतें कर रही हो, जो क्लाइंट कह रहा है तुम्हें वो करना चाहिए। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक से चेंग याओ और टिंग टिंग को अपने ठीक पीछे बैठे हुए आदमी की बातें सुनाई देने लगती है। यहाँ पर चेंग याओ के पीछे और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन लीड क्वियान बैठा हुआ था। यहाँ पर क्वियान थोड़ी सी ओल्ड टाइप की लेडी के साथ बैठा हुआ था, जो कि क्वियान से पूछ रही थी कि तुम्हारा 1 घंटे का पैसा कितना है। यानी कि वो लेडी एक तरह से क्वियान से उसका टाइम मांग रही है पैसों के बदले में। क्वियान उल्टा उस लेडी को अपनी फीस भी बताता है, जो कि काफी ज्यादा हाईफाई थी, लेकिन वो लेडी क्वियान को उतना पैसा भी देने के लिए रेडी थी। उसे सिर्फ और सिर्फ क्वियान का टाइम चाहिए था। जिस वे में क्वियान और वो लेडी बात कर रहे थे आपस में, तो इस कन्वर्सेशन को सुनकर चेंग याओ और टिंग टिंग को लगता है कि क्वियान काफी ज्यादा गंदा टाइप का काम करता है। पर खैर वो लोग आगे सुनते रहते हैं इनकी बातें, जहाँ पर क्वियान साफ साफ उस लेडी को मना कर देता है और कहने लगता है कि मेरे लिए मेरा काम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी काम करूंगा वो लॉयल तरीके से करूंगा, जिसकी वजह से मेरे पास अभी टाइम नहीं है आपको कोई भी टाइम देने के लिए, और जब मेरे पास टाइम होगा मैं तभी आपको टाइम दूंगा। और ऐसा कहने के बाद क्वियान वहाँ से चले जाता है, जहाँ पर चेंग याओ और टिंग टिंग की नजरों में क्वियान की इमेज तो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वियान जिस लेडी से बात कर रहा था वो बिल्कुल भी गंदी लेडी नहीं थी, क्योंकि एक्चुअली में वो तो क्वियान की मॉम थी। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे का टाइम मांग रही थी। लेकिन साथ साथ वो लोग क्वियान से एक चीज जरूर सीख जाते हैं कि उनके लिए उनका काम इंपॉर्टेंट होना चाहिए और लॉयल होना चाहिए, यानी कि काम के बीच में ये फालतू की बदतमीजी नहीं चलनी चाहिए। और इस जॉब में तो चेंग याओ और टिंग टिंग की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं थी, जिसके चलते दोनों के दोनों ठीक उसी टाइम पर उस जॉब से रिजाइन कर लेते हैं। अब दोनों के दोनों होटल से बाहर आते हैं, जहाँ पर थोड़ा बहुत तो इनको दुख फील हो रहा था कि इन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया। लेकिन साथ साथ ये लोग इस बात से भी खुश थे कि फाइनली इन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर उनके साथ सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी होती थी। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक बार फिर से ये लोग क्वियान को देख पाते हैं, जो कि एक महंगी सी कार में बैठकर वहाँ से जा रहा था। क्वियान को महंगी कार में बैठकर जाता हुआ देख चेंग याओ टिंग टिंग से कहने लगती है कि लगता है ये आदमी कुछ ज्यादा ही दिन रात मेहनत करता है। यहाँ पर एक तरह से चेंग याओ डबल मीनिंग बातें कर रही थी। अब कुछ दिन बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर चेंग याओ को फाइनली एक और जॉब मिल गई थी। मतलब लॉयर वाली ही जॉब मिली थी, लेकिन मिल गई थी, और वो भी काफी अच्छी खासी कंपनी में। और ऊपर से वो कंपनी एक तरह से चेंग याओ की ड्रीम कंपनी भी थी, और चेंग याओ को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि उस कंपनी में उसकी जॉब भी लगेगी। वहीं पे टिंग टिंग को अभी जॉब नहीं मिली थी, जिसके चलते टिंग टिंग अपने घर में ही थी, और चेंग याओ ने एक न्यू अपार्टमेंट खरीद लिया था अपनी कंपनी के ही पास में। चेंग याओ अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर तुरंत ही उस अपार्टमेंट की फोटो क्लिक करके टिंग टिंग को भेज देती है, उसे दिखाते हुए कि उसने कितना अच्छा अपार्टमेंट खरीदा है, और इस चीज की टिंग टिंग को काफी ज्यादा खुशी भी थी। चेंग याओ उस अपार्टमेंट में जा ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर क्वियान भी पहुंच जाता है, वो भी अपनी महंगी वाली गाड़ी में, जिसको देखकर चेंग याओ काफी ज्यादा शॉक थी। पर चेंग याओ के मन में तो क्वियान की थोड़ी सी गंदी इमेज थी, जिसके चलते चेंग याओ क्वियान से बात नहीं करती और अपने रूम की तरफ निकल जाती है। पर यहाँ पर हो जाती है एक हल्की सी गड़बड़। क्वियान भी ठीक उसी रूम के गेट के बाहर खड़ा हो जाता है, जिस पर चेंग याओ क्वियान से कहने लगती है कि आपको हल्की सी गड़बड़ हो गई है, ये मेरा रूम है। साथ साथ इवन यहाँ पर चेंग याओ अपनी जेब में से उस रूम की चाबी निकाल कर उस गेट को खोल के भी दिखाती है क्वियान को। पर फिर उसके बाद आती है क्वियान की बारी, जहाँ पर क्वियान भी जो है अपनी जेब में से चाबी निकालता है और उस रूम के गेट को आराम से खोल लेता है। यानी कि दोनों के पास सेम चाबी मौजूद है, यानी कि दोनों के ही नाम से जो है ये बुकिंग हो रखा है रूम। और फिर होना क्या था, दोनों के बीच में मिलते ही लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर क्वियान कहने लगता है कि तुम कोई और अपार्टमेंट देख लो। वहीं पे चेंग याओ कहती है कि मैं क्यों जाऊँ दूसरे अपार्टमेंट में, तुम जाओ दूसरे अपार्टमेंट में। क्वियान ना ही इस रूम से बाहर जाना चाहता था और ना ही उसे चेंग याओ से लड़ना था, जिसके चलते क्वियान चेंग याओ से कहता है कि ठीक है, हम एक डील रखते हैं, मैं तुम्हें 2 महीने का किराया दूंगा और उसके बदले में मेरे को सिर्फ और सिर्फ तुम 3 दिन यहाँ पर रहने दो। और ये कोई बुरी डील नहीं थी चेंग याओ के लिए। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन रूम में रुकने के बदले में चेंग याओ को 2 महीने का किराया जो मिलने वाला था, जिसके चलते चेंग याओ खुशी खुशी क्वियान के इस डील पर हामी भर देती है। ऐसी रात हो चुकी थी जहाँ पर क्वियान बाहर बैठकर तारों को देखने में लगा हुआ था, तो यहाँ पर चेंग याओ क्वियान के पास जाकर उसको ज्ञान देने लग जाती है। यहाँ पर चेंग याओ क्वियान से कहने लगती है कि तुम दिखने में काफी अच्छी लगती हो, तो तुम्हें अच्छा काम करना चाहिए, इस तरह से तुम अपना नाम बदनाम मत करो, तुम्हारे पास स्टिल अभी भी टाइम है, तुम सही ट्रैक में जा सकते हो। क्वियान को समझ नहीं आ रहा था कि चेंग याओ इतनी फालतू की बातें उससे क्यों करने में लगी हुई है, जिसके चलते क्वियान चेंग याओ की सारी बातों को इग्नोर मारता है।
वेल अब इसके बाद चेंग्याओ अपने रूम में जाती है और अपने रूम को बिल्कुल ही प्रॉपरली क्लीन कर देती है। मतलब बिल्कुल ही चमक रहा था चेंग्याओ का रूम। जिसके बाद चेंग्याओ चुपचाप से क्युआन के रूम को भी झांकने की कोशिश करती है, जहाँ पर देखती है चेंग्याओ कि क्युआन ने अपने रूम में जादू टोना वाली चीजें रखी हुई है। वेल ये चीज़ चेंग्याओ को काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगती है, क्योंकि क्युआन बिल्कुल अंधविश्वास टाइप की चीज़ें करने में लगा हुआ था। पर खैर चेंग्याओ इस बारे में क्युआन से कुछ नहीं कहती। वेल अब रात को सोने से पहले क्युआन सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड वूजुन को कॉल मिलाता है। यहाँ पर हमें ये बात रिवील होती है कि क्युआन ने जो कुछ भी अपने कमरे का ये हुलिया बना रखा है वो सिर्फ और सिर्फ वूजुन के कहने पर करा है। एक्चुअली में क्युआन को इंसोम्निया है, यानी कि उसे सोने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, वो सो नहीं पाता है। और इसी रीज़न की वजह से वूजुन ने क्युआन के लिए रूम चुना था। और इवन वूजुन ने ही क्युआन से कहा था कि वो अपने रूम को इस तरह से डेकोरेट करे, ऐसा करने से क्युआन को नींद आएगी। और यही रीजन था कि क्यों क्युआन ने चेंग्याओ को 2 महीने के पैसे दे दिए सिर्फ और सिर्फ 3 दिन रुकने के लिए, क्योंकि क्युआन को कैसे भी करके नींद लेनी थी, क्योंकि क्युआन हमेशा काम करता रहता और थक जाता था। मतलब क्युआन वूजुन से बात करने के बाद बेड में चले जाता है सोने के लिए। वहीं पे चेंग्याओ अभी भी स्टिल जो है घर को साफ करने में लगी हुई थी, यानी कि वो पोछा कर रही थी घर में। वेल चेंग्याओ पोछा मारते मारते साथ साथ गुनगुना भी रही थी, जो कि शुरुआत में क्युआन को काफी ज्यादा अनोइंग लगती है आवाज। लेकिन धीरे धीरे करके क्युआन को नींद आ जाती है और सीधा क्युआन की आंखें खुलती है सुबह, जिसके चलते क्युआन अब काफी ज्यादा खुश था। क्युआन को लगने लग गया था कि फाइनली वूजुन की ट्रिक काम कर गई है। वेल अब इसके बाद क्युआन जब रूम से बाहर निकलता है तो बाहर रूम का अलग ही हुलिया बना रखा था चेंग्याओ ने। चेंग्याओ ने हर चीज पर टेप लगा रखा था, यानी कि एक तरह से पार्टीशन करा हुआ था सामानों का, ताकि ये चीज सिर्फ और सिर्फ क्युआन यूज करेगा और ये चीज सिर्फ और सिर्फ चेंग्याओ। वेल अब वहीं पे दूसरी तरफ हम चेंग्याओ को देख पाते हैं, जो कि गई हुई थी अपने ऑफिस में, यानी कि आज चेंग्याओ का फर्स्ट डे था अपने ऑफिस में। यहाँ पर चेंग्याओ को कुछ काम देने से पहले सबसे पहले जो है एक असिस्टेंट आकर चेंग्याओ को पूरा का पूरा जो है ऑफिस घुमा के लाती है, ताकि चेंग्याओ को पूरे ऑफिस के बारे में अच्छे से मालूम पड़ सके। साथ साथ यहाँ पर इन्होंने एक अलग से कॉर्नर में सारे के सारे बॉस की फोटोज लगा रखी थी, सिवाय मेन हेड बॉस के। यहाँ पर वो असिस्टेंट चेंग्याओ को बताने लगती है कि एक्चुअली में बॉस को पसंद नहीं है कि उनकी फोटो कहीं पे भी लगे, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर भी अपनी फोटो नहीं लगाई है। वेल अपने डिपार्टमेंट में जाने के बाद चेंग्याओ की मुलाकात होती है अपने से 3 बड़े वर्कर्स की। वो इसलिए बड़े हैं क्योंकि वो चेंग्याओ से पहले से वहाँ पर काम कर रहे हैं, अदरवाइज चारों की पोजीशन सेम ही है। यहाँ पर उन वर्कर्स में से 2 मेल वर्कर्स थे, जिनमें से एक का नाम था बाओरुई और दूसरे का नाम था यूफई। वहीं पे एक फीमेल वर्कर भी थी जिसका नाम है तांगिन। यहाँ पर वो तीनों चेंग्याओ से काफी अच्छे से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग चेंग्याओ को डराने लग जाते हैं। मतलब अपनी पावर के थ्रू नहीं डराते, बल्कि कहने लगते हैं कि बॉस काफी ज्यादा खड़ूस है उनका। वो ऑलरेडी चेंग्याओ के आने से पहले 13 एम्प्लॉयज को हटा चुका है, यानी कि चेंग्याओ को इस जॉब में स्टेबल होने के लिए सबसे पहले तो अच्छे से काम करना होगा, अदरवाइज उसे भी बाकी लोगों की तरह जॉब से निकाल दिया जाएगा। वेल यहाँ पर साथ साथ वो लोग चेंग्याओ को बाकी रूम्स भी दिखाते हैं उस डिपार्टमेंट के, जहाँ पर उन डिपार्टमेंट्स में से एक रूम था अवार्ड से भरा हुआ, और वो सारे के सारे अवार्ड्स और किसी ने नहीं बल्कि उनके ही बॉस ने जीते हुए थे। बट वो रूम सिर्फ और सिर्फ अवार्ड से नहीं भरा हुआ था, बल्कि बहुत सारी गंदी गंदी चीजों से भी भरा हुआ था। यहाँ पर गंदी गंदी चीजों का मतलब ये है कि उनका बॉस कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, और इस वजह से जो है काफी सारे लोग उनको धमकी भरे मैसेज भेजा करते हैं, और उन चीजों से उनके बॉस को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा उनके बॉस जो है वो सारी की सारी चीजों को एक डब्बे में इकट्ठा करके रख देते हैं, संभाल के वो भी। वेल अब चेंग्याओ बाओरुई और यूफई से बात कर ही रही थी कि तभी अचानक से वहाँ पर क्युआन आ जाता है। वेल शुरुआत में चेंग्याओ क्युआन को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये भी यहीं पे काम तो नहीं करता। लेकिन इसके बाद बाओरुई और यूफई चेंग्याओ को बताते हैं कि एक्चुअली में क्युआन उनका बॉस है, यानी कि चेंग्याओ का बॉस और कोई नहीं क्युआन ही है। वेल चेंग्याओ का फर्स्ट डे था, जिसके चलते क्युआन चेंग्याओ को अपने ऑफिस में बुलाकर कहने लगता है कि मुझे मालूम है कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ और तुम्हारा रूममेट भी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश करोगी, तुम मेरे से दूरी बनाए रखना, अगर तुमने उल्टे सीधे काम करे तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। क्युआन यहाँ पर ये भी कहता है कि चेंग्याओ को ढंग से काम करना होगा, अदरवाइज इस चीज की वजह से भी चेंग्याओ को जॉब से निकाला जा सकता है। वेल चेंग्याओ ऑफिस की छुट्टी के बाद जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो तुरंत ही वो टिंगटिंग को वीडियो कॉल करके सब कुछ बता देती है कि उसका रूममेट और कोई नहीं बल्कि उसकी कंपनी का बॉस है। यहाँ पर चेंग्याओ साथ साथ टिंगटिंग को ये भी कहती है कि भले ही वो मेरा बॉस है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसके रूम में इतनी फालतू फालतू की चीजें क्यों रखी हुई है, मतलब स्केरी टाइप की चीजें। जिस पर टिंगटिंग चेंग्याओ को सावधान रहने के लिए कहती है, क्योंकि हो सकता है कि उसका बॉस साइको हो और वो कभी भी जो है चेंग्याओ के साथ कुछ भी कर सकता है। वेल चेंग्याओ टिंगटिंग से बात कर ही रही थी कि तभी अचानक से चेंग्याओ को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, वो भी क्युआन के रूम से। जहाँ पर जब चेंग्याओ क्युआन के रूम में घुसती है तो क्युआन के रूम में एक कैसेट बज रही थी और इसी चीज की आवाज चेंग्याओ ने सुनी थी। बट इस चीज की वजह से चेंग्याओ से एक गड़बड़ हो जाती है, गलती से चेंग्याओ क्युआन
के रूम में पड़े हुए सामान को तोड़ देती है। और इससे पहले कि चेंग याओ को उस सामान को जोड़ने का टाइम मिल पाता कि इतने में क्यूआन भी घर में आ जाता है। क्यूआन को देखकर चेंग याओ पूरी कोशिश करती है उसे रूम में जाने से रोकने की। चेंग याओ क्यूआन से कहने लगती है कि क्यों ना हम लोग आज साथ में बैठकर पिक्चर देखें, जिस पर क्यूआन क्लियरली चेंग याओ से कह देता है कि कल तुम्हारा ऑफिस है और तुम्हें जल्दी भी उठना होगा, जिसके चलते अभी मैं मूवी नहीं देखूंगा। और अब होना क्या था, क्यूआन रूम में घुसते ही समझ जाता है कि उसका सामान टूट चुका है और इवन क्यूआन को समझ आ गया था कि उसका सामान और किसी ने नहीं बल्कि चेंग याओ ने ही तोड़ा होगा, जिसके चलते अब क्यूआन गुस्से में आकर चेंग याओ के सारे सामान को इकट्ठा कर रूम से बाहर रख देता है। यानी कि वो एक तरह से चेंग याओ को इस घर से बाहर निकाल रहा है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर अभी क्यूआन चेंग याओ को बॉस नहीं होता तो चेंग याओ ढंग से क्यूआन को बजा देती, बट अभी तो वो उसका बॉस है, यानी कि वो बॉस से लड़ भी नहीं सकती, अदरवाइज वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। और जब चेंग याओ के पास जॉब ही नहीं बचेगी तो वो घर में क्यों रहेगी, उसके पास तो पैसे ही नहीं होंगे घर में रहने के लिए, जिसके चलते चेंग याओ चुपचाप से क्यूआन की बात मानते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब चेंग याओ के लिए मेन प्रॉब्लम की बात यह है कि अभी रात का टाइम है और वो कहाँ जाए, क्योंकि रात को सोना तो जरूरी है ना, अदरवाइज वो अगले दिन काम कैसे कर पाएगी। जिसके चलते चेंग याओ एक होटल में जाकर उधर का रेट पूछने लग जाती है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के थ्रू चेंग याओ को मालूम पड़ता है कि उसका रेट तो कुछ ज्यादा ही हाई फाई है। मतलब चेंग याओ के पास उस टाइम पर उतने पैसे मौजूद थे, लेकिन अभी से ही चेंग याओ उन पैसों को खर्च नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि कब उसे जॉब से निकाल दिया जाए। अब चेंग याओ थोड़ा सा निराश हो ही रही थी कि तभी अचानक से चेंग याओ को याद आता है कि तान यिंग ने उसे कहा था कि उनका पूरा का पूरा ऑफिस काफी ज्यादा अच्छा बना हुआ है, यानी कि वहाँ पर एम्प्लॉयज लोग रह भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। जिसे याद कर चेंग याओ काफी खुश हो जाती है और चेंग याओ सोचने लगती है कि क्यों ना जब तक मेरी पहली सैलरी नहीं आ जाती है तब तक मैं ऑफिस में ही सोऊं। अब इसके बाद चेंग याओ चोरी छुपे अपने ऑफिस में घुस जाती है, चोरी छुपे इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी मालूम पड़े कि वो ऑफिस में सो रही है। लोगों को ये बात मालूम पड़ेगी तो लोग सोचेंगे कि चेंग याओ के पास तो रहने के लिए घर ही नहीं है, वो कितनी गरीब है, और ये चीज जो है चेंग याओ की रेपुटेशन को भी थोड़ी बहुत खराब कर देगी। अब पूरे ऑफिस को देखने के बाद अचानक से चेंग याओ को स्टोर रूम दिखता है, जिसे देखकर चेंग याओ खुश हो जाती है, क्योंकि ये परफेक्ट जगह थी चेंग याओ के सोने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रेयरली कोई एम्प्लॉय आएगा। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 1 यहीं पे एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में चेंग याओ भले स्टोर रूम में आराम से अपना चद्दर वद्दर बिछाकर सो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी चेंग याओ को ढंग से नींद नहीं आती। चेंग याओ को डरावने सपने आने लगते हैं कि अचानक से कंपनी में कोई चोर घुस आया है, जो कि आते ही चेंग याओ को खत्म कर देता है। इस डरावने सपने को देखने के बाद चेंग याओ तुरंत ही पानी पीने के लिए स्टोर रूम से बाहर निकलती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम क्यूआन को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि पिछली रात तो वूजुन की टेक्निक काम कर गई थी, लेकिन आज उसकी टेक्निक काम नहीं कर पा रही। क्यूआन को नींद ही नहीं आ रही। क्यूआन को तो नींद नहीं आ रही थी, जिसके चलते क्यूआन ऑफिस के लिए निकल जाता है ताकि वो ऑफिस में रहकर थोड़ा बहुत काम कर लेगा। यहाँ पर जिस टाइम पर चेंग याओ पानी पीने के लिए बाहर निकली थी, तो ठीक उसी टाइम पर क्यूआन भी ऑफिस पहुंच जाता है, जहाँ पर क्यूआन को फील होता भी है कि उसके अलावा भी कोई ऑफिस में मौजूद है, लेकिन चेंग याओ कैसे भी करके अपने आप को बचते बचाते वापस स्टोर रूम में घुस जाती है, ताकि वो एटलीस्ट आज की नींद पूरी ले सके और कल को उसको काम भी तो करना है। फिर अब नेक्स्ट डे वूजुन ने क्यूआन के लिए विदेश से एक थेरेपिस्ट को बुलाया हुआ था, ताकि वो क्यूआन की ना सो पाने वाली बीमारी को दूर कर सके। पर क्यूआन जब डॉक्टर को देखता है ना, तो उसकी हालत खुद पागलों जैसी होती है, जिसके चलते क्यूआन समझ चुका था कि वो तो मुझे ठीक नहीं कर सकता है, वूजुन सिर्फ और सिर्फ मुझे पागल बना रहा है। नेक्स्ट डे से ही चेंग याओ की वाट लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब नेक्स्ट डे सुबह सुबह चेंग याओ बाओ रुई और यूफई से मिलती है, तो वो लोग नोटिस कर लेते हैं कि शायद से पिछली रात चेंग याओ अच्छे से सोई नहीं, इसी वजह से वो बार बार उबासी ले रही है। उल्टा बाओ रुई तो चेंग याओ को डराने लग जाता है कि तुम इस तरह से बॉस के सामने मत रहना, अदरवाइज वो तुम्हें तुरंत ही जो है जॉब से निकाल देंगे। और वैसे भी ये तो नॉर्मल सी बात है, क्यूआन हर रोज जो है किसी ना किसी को तो कंपनी से निकालता रहता है, बस हम तीनों ही हैं जो इतने टाइम से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। अब आगे क्यूआन चेंग याओ बाओ रुई और यूफई को मीटिंग के लिए बुलाता है, क्योंकि उनके पास एक केस आया हुआ था और क्यूआन चाहता था कि उस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। क्यूआन ने ऑलरेडी यूफई को एक काम दिया हुआ था, जिसके चलते क्यूआन का कहना था कि बाओ रुई या फिर चेंग याओ में से ही जो है वो एक पर्सन को सिलेक्ट करेगा इस काम के लिए। यहाँ पर क्यूआन के पास जो केस आया हुआ था वो डिवोर्स से रिलेटेड था, जहाँ पर हस्बैंड अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहता था, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वाइफ उसे तभी डिवोर्स देगी जब वो आधी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगा, बट हस्बैंड के पास तो कोई प्रॉपर्टी बची ही नहीं है, और जो कंपनी भी थी ले दे के वो भी खराब चल रही है, जिसके चलते हस्बैंड उसे दे तो क्या दे, अदरवाइज वो तो खुद रोड पे आ जाएगा। इस केस को बताने के बाद अब क्यूआन चाहता था कि वो लोग अपनी अपनी राय क्यूआन को बताएं, जहाँ पर पहले तो यूफई अपना पॉइंट रखता है और उसके बाद बाओ रुई, जिसके बाद अब क्यूआन एक्सपेक्ट कर रहा था कि चेंग याओ भी कुछ बोलेगी,
बट चेंग याओ कुछ नहीं कहती, सिर्फ और सिर्फ बाओरुई और यूफई की बातों में हामी भरती है। यहाँ पर चेंग याओ का मानना ये था कि बाओरुई और यूफई ने ऑलरेडी उसकी लाइंस कह दी है, जिसके चलते उसके पास कुछ बचा ही नहीं था बोलने के लिए। पर खैर यहाँ पर चेंग याओ का कुछ भी रीजन रहा हो ना बोलने का, लेकिन यहाँ पर क्युआन चेंग याओ को काफी ज्यादा सुनाता है, जिसके बाद क्युआन डिसाइड करता है कि इस केस को बाओरुई सॉल्व करेगा, यानी कि इस केस को सौंपा जाता है बाओरुई को। और वहीं पे चेंग याओ अगर इसी तरह से हरकत करती रहेगी नेक्स्ट मीटिंग में भी, तो चेंग याओ को जो है तुरंत ही कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अब इसके बाद जब बाओरुई और यूफई अपनी अपनी सीट में वापस जाते हैं, तो यहाँ पर तांग किन, बाओरुई और यूफई लग जाते हैं अपने ग्रुप में बात करने के लिए, यानी कि इन तीनों ने एक म्यूचुअल सा ग्रुप बना रखा है जिसमें तीनों आपस में बात करा करते थे। मतलब इन लोगों को ये चीज देखने में मजा आ रहा था कि कौन कब तक इस कंपनी में टिकने वाला है। जहाँ पर बात करते करते बाओरुई कहने लग जाता है कि मुझे लगता है चेंग याओ यहाँ पर ज्यादा दिन तक टिकी रहेगी। इवन यूफई का भी मानना यही था कि शायद से चेंग याओ थोड़ी सी स्पेशल है, अदरवाइज अभी तक तो क्युआन ने चेंग याओ को निकाल दिया होता, क्योंकि पिछली बार भी जो एम्प्लॉय आई थी उसे क्युआन ने आधे दिन में ही जो ऑफिस से निकाल दिया था। अब ऐसी रात हो जाती है जहाँ पर आज रात भी चेंग याओ अपने ऑफिस के ही स्टोर रूम में सोती है, जहाँ पर चेंग याओ थोड़ा जल्दी सो जाती है ताकि कल सुबह तक चेंग याओ अच्छे से नींद पूरी हो सके। लेकिन यहाँ पर हो जाती है एक हल्की सी गड़बड़। चेंग याओ की आधी रात में नींद खुलती है पानी पीने के लिए, जहाँ पर चेंग याओ पानी पीने के लिए जैसी स्टोर रूम से बाहर निकलती है कि तभी अचानक से चेंग याओ देखती है कि ऑफिस में तो ऑलरेडी क्युआन मौजूद है। बस यहाँ पर चेंग याओ की हल्की सी किस्मत अच्छी होती है कि जब चेंग याओ उठती है तो उस टाइम पर 5 बज रहे थे सुबह के, जिसके चलते चेंग याओ क्युआन को बहाना बनाने लगती है कि मैं स्टोर रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि आपने कहा था ना कि मुझे लॉस की ज्यादा जानकारी होने की जरूरत है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आपकी तरह कामयाब बनूं, इसी रीजन की वजह से आज मैं जल्दी ऑफिस आ गई। और फिर होना क्या था, आज भी चेंग याओ अच्छे से अपनी नींद पूरी नहीं कर पाई, जिसके बाद चेंग याओ फटाफट से जो है स्टोर रूम में जाती है और अपने चद्दर को अच्छे से समेट लेती है ताकि क्युआन को मालूम ना पड़े कि चेंग याओ यहीं पे सो रही है। अब नेक्स्ट डे एंट्री होती है वू जुन की, जो कि इस कंपनी का सेकंड बॉस था। वू जुन कंपनी में एंट्री लेते ही चेंग याओ को देखता ही रह जाता है और साथ साथ चेंग याओ को कॉम्प्लीमेंट भी देता है, जिस पर चेंग याओ काफी खुश हो जाती है। अब इसके बाद वू जुन सीधा जाता है क्युआन से मिलने के लिए और यहाँ पर हमें बहुत बड़ी बात रिवील होती है। सभी लोग अभी तक कंफ्यूज थे कि जो क्युआन 2-2 मिनट में लोगों को ऑफिस से निकाल देता था, उसने अभी तक चेंग याओ को अपने कंपनी में कैसे रखा हुआ है। तो इसका एक्चुअल रीजन ये था कि वू जुन ने ही चेंग याओ का इस कंपनी में सिलेक्शन करा था, अदरवाइज इतनी बड़ी कंपनी में चेंग याओ का सिलेक्शन तक नहीं होता। और साथ साथ वू जुन के कहने पर जो है क्युआन अभी तक चेंग याओ को टॉलरेट कर रहा है, अदरवाइज क्युआन 2 मिनट में जो है चेंग याओ को कंपनी से बाहर निकाल सकता था। और इस चीज का भी बहुत बड़ा रीजन है, एक्चुअली में चेंग याओ की बड़ी बहन का नाम है चेंग शी, जिसे वू जुन लाइक करता है। वू जुन तो यहाँ पर चाहता था कि वो चेंग शी को हायर कर ले कंपनी के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स चेंग शी इस कंपनी में अप्लाई ही नहीं कर रही है जॉब के लिए। इसके चलते जानबूझकर वू जुन चेंग याओ को इस कंपनी में सेलेक्ट कर देता है ताकि इसी बहाने वो चेंग शी के भी क्लोज जा सके। पर खैर अब वापस से रात हो जाती है, जहाँ पर चेंग याओ काफी लेट तक काम करती रहती है और इसका मेन रीजन ये था कि क्युआन भी जो ऑफिस में ही मौजूद था। काफी देर तक काम करने के बाद क्युआन भी निकल जाता है सारी लाइट्स ऑफ कर कर अपने घर के लिए, जिसे देखकर चेंग याओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। पर यहाँ पर चेंग याओ को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि चेंग याओ की एक गलत फैमिली थी। चेंग याओ तो आराम से स्टोर रूम में अपना बिस्तर लगाकर सो जाती है, बट यहाँ पर क्युआन ने जानबूझ के दिखावा किया था कि वो अपने घर के लिए जा रहा है, जबकि क्युआन तो नीचे जाते ही वापस से ऊपर आ जाता है। और इसका मेन रीजन ये था कि क्युआन ने चेंग याओ को देखा था स्टोर रूम से बाहर आता हुआ, जिसके चलते क्युआन को उसी टाइम से जो है चेंग याओ पे शक होने लग गया था। और इवन आज भी काफी देर तक चेंग याओ काम कर रही थी, जबकि चेंग याओ उबासी ले रही थी, यानी कि उसे नींद आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी चेंग याओ यहाँ पर बैठी हुई थी, जिसके चलते क्युआन तुरंत ही जो स्टोर रूम में घुस जाता है। और यहाँ पर क्युआन का शक सही निकलता है, क्योंकि चेंग याओ तो आराम से स्टोर रूम में सो रही थी। ऑफ कोर्स इस चीज की वजह से चेंग याओ को क्युआन से काफी ज्यादा डांट पड़ती है, जिस पर चेंग याओ क्युआन से माफी मांगते हुए कहने लगती है कि प्लीज आप मुझे स्टोर रूम में सोने दीजिए, क्योंकि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और साथ साथ जो है आपने मुझे घर से भी निकाल दिया है बाहर, और मुझे कोई और अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है सस्ता सा। जैसे ही मुझे कोई और अपार्टमेंट मिलेगा रहने के लिए तो मैं वहीं पे शिफ्ट हो जाऊंगी। चेंग याओ की बातें सुनने के बाद क्युआन चेंग याओ को परमिशन दे देता है स्टोर रूम में सोने के लिए। बस इतना कहता है उससे कि वो लोगों को ये बात पता ना लगने दे कि चेंग याओ यहाँ पर सोती है, अदरवाइज उसकी कंपनी की रेपुटेशन गिर जाएगी। और फिर होना क्या था, इसके बाद चेंग याओ चली जाती है सोने के लिए और आज पहली बार चेंग याओ की कंप्लीट नींद पूरी हो पाई, जिसके
जिसके चलते चेंगियाओ टाइम पर उठ भी जाती है। यहाँ पर चेंगियाओ बाकी एम्प्लॉयज के आने से पहले रेडी हो जाती है काम करने के लिए और साथ साथ जो है चेंगियाओ यहाँ पर लॉस के बारे में भी जानकारी लेती रहती है ताकि वो अपने आप को इस कंपनी के लायक बना सके, जिसके चलते क्यूआन कभी भी उसे जो है इस ऑफिस से ना निकाल पाए। साथ साथ यहाँ पर चेंगियाओ ये भी चीज नोटिस करती है कि क्यूआन तो पिछली रात काफी लेट सोया था और उसके बावजूद भी क्यूआन काफी ज्यादा जल्दी आ गया है ऑफिस में, जिसे देखकर चेंगियाओ काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाती है और ये डिसाइड करती है कि वो भी क्यूआन की तरह मेहनत करेगी। जिस तरह से क्यूआन इतनी मेहनत करने में लगा हुआ है, अपनी नींद को छोड़कर इस कंपनी को ग्रो करने में लगा हुआ है, ठीक उसी तरह से चेंगियाओ भी पूरा अपना 100% देगी। साथ साथ यहाँ पर चेंगियाओ एक अच्छे एम्प्लॉय होने के नाते क्यूआन के लिए कॉफी बना के लेके जाती है क्योंकि बेचारा क्यूआन इतने टाइम से काम करने में लगा हुआ है। यहाँ पर क्यूआन चेंगियाओ से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी है मुझे कॉफी सर्व करने की, मेरे कंपनी में सभी लोग बराबर है, जिसके चलते जिसको कॉफी पीनी होगी वो खुद बना सकता है कॉफी। मतलब चेंगियाओ ने तो किसी और पर्सपेक्टिव की वजह से क्यूआन को कॉफी दी, लेकिन क्यूआन किसी और पर्सपेक्टिव की बात कर रहा है। पर खैर यहाँ पर क्यूआन अब चेंगियाओ से कहने लगता है कि बाओ रुई के पैरों में लग चुकी है, जिसके चलते वो आज का काम नहीं कर पाएगा, तो क्या तुम उसके बदले में काम करना चाहोगी। और ऑफ कोर्स चेंगियाओ काफी ज्यादा काइंड हार्टेड थी, जिसके चलते वो खुशी खुशी जो है बाओ रुई का काम करने के लिए रेडी हो जाती है। आज बारिश हो रही थी और साथ साथ जो बाओ रुई का काम था वो बाहर से रिलेटेड था, जिसके चलते बारिश होने के बावजूद भी चेंगियाओ को बाहर निकलना पड़ता है बाओ रुई का काम कंप्लीट करने के लिए। अब हम ऑफिस में तान यिंग, बाओ रुई और यूफई को एक साथ देख पाते हैं, जहाँ पर बाओ रुई के पैरों में थोड़ी बहुत दिक्कत थी। यहाँ पर तांगिन कहने लगती है कि तुम्हें हम एक बैड न्यूज बताने वाले हैं। एक्चुअली में तुम्हारा काम तो सारा का सारा आज का चेंगियाओ ने कर लिया, जो कि क्यूआन ने ही कहा था चेंगियाओ को करने के लिए। बट मेन बैड न्यूज तो ये थी कि जिस केस को क्यूआन ने बाओ रुई को सौंपा था, अब क्यूआन ने डिसाइड किया है कि वो इस केस को चेंगियाओ को दे रहा है। और फिर होना क्या था, इस न्यूज को सुनने के बाद बाओ रुई काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो चाहता था क्यूआन की नजरों में काफी ज्यादा अच्छा बनना। ऐसी रात हो जाती है जहाँ पर आज पूरे दिन बारिश हुई थी, जिसके चलते चेंगियाओ पूरी की पूरी भीग चुकी थी। साथ साथ जब चेंगियाओ ऑफिस वापस आती है तो देखती है कि ऑफिस में भी लाइट नहीं है, यानी कि अब चेंगियाओ के पास कुछ भी मौजूद नहीं था जिसके थ्रू वो अपने कपड़े सुखा सके। तब अचानक से चेंगियाओ को ऑफिस में क्यूआन दिखता है, जिसे देखकर चेंगियाओ क्यूआन से कहने लगती है कि क्या आप सर्किट ठीक कर सकते हो क्योंकि लाइट नहीं आ रही है और मुझे अपने कपड़े सुखाने हैं। जिस पर क्यूआन तो साफ साफ मना कर देता है कि क्या तुम्हें मैं ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। जिसके बाद चेंगियाओ क्यूआन से एक और रिक्वेस्ट करने लगती है कि क्या आज आप मुझे कार राइड दे सकते हैं, क्योंकि आपके अपार्टमेंट के ही साथ में जो है एक होटल मौजूद है और शायद से मुझे आज उसी होटल में एक रात गुजारनी होगी, क्योंकि मेरे कपड़े काफी ज्यादा भीग चुके हैं और अगर मैं ऐसी ही रही तो मुझे ठंड लग जाएगी। पर क्यूआन था थोड़ा सा रूड, जिसके चलते वो चेंगियाओ को इस काम के लिए भी मना कर देता है क्योंकि वो चेंगियाओ को नौकर। क्यूआन के वहाँ से जाने के बाद बेचारी चेंगियाओ बहुत सारे लैंप्स इकट्ठा करती है और एक जगह पर लगा देती है ताकि चेंगियाओ को अंधेरा फील ना हो। साथ साथ यहाँ पर चेंगियाओ इधर उधर थोड़ा सा घूमने लग जाती है ताकि विंड के थ्रू जो है चेंगियाओ के कपड़े थोड़े सूख सके। वहीं पे क्यूआन भी ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचा ही था कि इतने में क्यूआन को चेंगियाओ की फिक्र होने लगती है, क्योंकि ऑफकोर्स क्यूआन ने भी देखा था कि किस तरह से बारिश में भी चेंगियाओ काम करने के लिए गई थी, जिसके चलते क्यूआन वापस से चेंगियाओ के पास जाता है और फाइनली उससे कहने लगता है कि ठीक है, तुम आधे घंटे के लिए मेरा बाथरूम यूज कर सकती हो। और इसके बाद होना क्या था, चेंगियाओ फटाफट से क्यूआन के घर में जाकर नहा धो लेती है ताकि उसे ठंड ना पकड़े। साथ साथ आज चेंगियाओ को क्यूआन का नेचर काफी अच्छा लगा था, जिसके चलते चेंगियाओ एक स्टिकी नोट पर क्यूआन के लिए थैंक यू भी लिखती है। इवन यहाँ पर चेंगियाओ ये भी नोटिस करती है कि जब से वो यहाँ से गई है तब से लेकर अभी तक किचन का एक भी सामान इधर से उधर नहीं खिसका है, यानी कि इतने टाइम से क्यूआन ने जो है खाना नहीं बनाया है अपने लिए और हो सकता है कि क्यूआन को खाना बनाना ना आता हो, जिसके चलते चेंगियाओ एक तरह से क्यूआन को थैंक यू बोलने के बदले में उसके लिए खाना बनाने लग जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ क्यूआन आराम से बेड में लेटा पड़ा था और पूरी कोशिश कर रहा था सोने की कि किसी भी तरह से उसे नींद आ जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स पूरे दिन वो काम करता रहता है तो थकान तो होती है ना बॉडी में। जहाँ पर जैसे ही चेंगियाओ खाना बनाना शुरू करती है तो उसकी आवाज से क्यूआन की नींद और भी ज्यादा खराब होने लगती है। लेकिन उसके ठीक थोड़ी देर बाद चेंगियाओ खाना बनाते बनाते अचानक से गुनगुनाने लगती है और अब हम क्यूआन को देख पाते हैं जिसे धीरे धीरे करके नींद आने लग गई थी। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग की तरफ, जहाँ पर जैसे ही क्यूआन जब सो के उठता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। क्यूआन को यहाँ पर फील होता है कि पिछली रात भी वो सो पाया था और ऑफ कोर्स ये चीज क्यूआन के लिए काफी ज्यादा खुशी की बात थी। और यहीं पे हमारे एपिसोड 2 का भी एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय। Had me falling to the ground.